हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोगों की डिमांड पे हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2022 के आर्ट्स ग्रुप यानी कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं पेपर सेकेंड के पार्ट बी में, उसको हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे खंड बी लिखा है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें ये न सिर्फ अभी के लिए बल्कि आप एग्जाम से पहले भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उतनी ही हेल्पफुल होगी। और आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो आप देख पाएंगे। और एंड में मैं और बताऊंगा कि इसमें कभी कभी और भी अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 यानी इस सेट में या इस पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपके एग्जाम में आपको बता दें जो पॉपुलर बुक्स है उससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने लिखी है, जो कि आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये आजादी पर ये बुक लिखी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। तो वो आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो आप सभी लोगों को बता दें, वो होगा सलमान रुश्दी। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये पब्लिश कब हुई थी। तो 1981, इट मीन्स 1981 में हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सलमान रुश्दी की बुक हमेशा आपके एग्जाम में 1-2 साल छोड़ के जरूर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। इसका राइट आंसर होगा 1510 में। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आता है, वो आता है इसका एक गवर्नर था जो कि काफी फेमस हुआ, जिसका नाम अल्बुकर्क था। और उसी को माना जाता है, आप कह सकते हैं कि उसी की वजह से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी लोगों के स्क्रीन पे सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही आसान है। ये आपके पॉलिटी से आप सभी लोग देखेंगे, अलग अलग विषयों से आपको प्रश्न मिलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है। तो वो आपको बताना है। यहां पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, अनुच्छेद 11, 12, 22 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे। जैसा कि आपको बता दें, इसमें वो मेंशन ही नहीं है, वो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसी को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, क्या कहा था उसको, संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है। आपके एग्जाम में इमरजेंसी से एक प्रोविजन जरूर पूछ लिया जाता है, बहुत ही सिंपल है और आप लोग जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352 यानी 352। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये सारे फैक्ट जो है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको एक बार सर्च कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि आपके एग्जाम में आर्ट्स ग्रुप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख सकते हैं आप सभी लोग। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। कोची बंदरगाह, गोवा, मुंबई या कांडला। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट भी करते रहें, वो होगा कोची बंदरगाह। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, मतलब बंदरगाहों से, एयरपोर्ट से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन बना था कि कौन सोलर ऊर्जा पर संचालित पहला भारत का एयरपोर्ट है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल 2022 का खिताब किसने जीता है। तो पहले तो ये जानेंगे ये हुई कहां थी और इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद एफसी। ये इसने खिताब जीता था आईएसएल का। ध्यान रखिएगा ये आईपीएल नहीं है, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके से ये फुटबॉल लीग है, ये फुटबॉल लीग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 आप देखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था पिछली बार। जनरल विपिन रावत जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ये आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 59 है। ये भी आपके एग्जाम में हमेशा वाद्य यंत्रों के जो उससे संबंधित जो पॉपुलर शख्सियत है उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। लिखा है उमा शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी लोग बताएंगे, वो होगा सितार।
दो नाम याद रखेंगे, उमा शंकर, और आपके एग्जाम में एक और नाम आता है वो है पंडित रविशंकर। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे जिनका संबंध सितार से है। वहीं सरोद का नाम आएगा तो अली अकबर खां, अमजद अली खां नाम आ जाएगा। संतूर से आएगा तो शिव कुमार जी का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। एग्जाम आपके आने जल्द ही आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो उसको आप देखे रहेंगे तो आपको कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। ताजमहल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताजमहल से संबंधित आपको फैक्ट याद होना चाहिए। तो ये कहां से लाया गया था, ये मकराना से लाया गया था। मकराना से लाने की वजह से ही, मकराना जो है वो राजस्थान में एक खान है, उसका नाम है, इसलिए इसको मकराना का पत्थर भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी आता है कि ताजमहल के जो वास्तुकार थे, जिन्होंने आर्किटेक्ट किया था, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी आप लोग नाम याद रख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ताजमहल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 यानी 1983 में दर्जा मिला था। ये भी आप लोग फैक्ट नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है स्क्रीन पे आप सभी लोगों के। ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो आप सभी लोग देख सकते हैं, लॉर्ड हर्डिंग है, डफरिन या कैनिंग या लॉर्ड कर्जन, ये ऑप्शन दिए गए थे। राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड डफरिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हमेशा आता है। और लॉर्ड डफरिन के अगर शासनकाल की बात की जाए तो 1884 से लेकर 1888 तक इनका शासनकाल रहा। और आप सभी लोगों को पता है कि कांग्रेस की स्थापना जो थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसी के साथ आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, जैसे कि इसी तरीके के लगभग 2400 प्रश्नों का एक आपको सेट चाहिए, तो वो आप उसके लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं 12 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है। एग्जाम में कभी कभी जो ट्रीटीज हैं, संधि हैं, उनसे भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप उनको भी एक बार देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोग जानते हो तो बताते रहें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच ये जो ट्रीटी हुई थी, यानी ये संधि हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। एग्जाम में कभी कभी जो एंशियंट यानी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, यज्ञ की देख रेख कौन करता था, यानी यज्ञ की देख रेख करने वाला कहलाता था। एग्जाम में ऐसे भी इसकी लैंग्वेज हो सकती है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, होता, ब्रह्मा, अग्दाता या अध्वर्यु। राइट आंसर इसका क्या होगा वो आप सभी लोग बताएंगे। उसको क्या कहते थे, तो यज्ञ की देख रेख करने वाले को ब्रह्मा कहते थे, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये प्राचीन इतिहास का प्रश्न था। एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेडिवल हिस्ट्री से, कभी कभी सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था। तो सुलह एक कुल की नीति जो थी, इसमें इसके कहने का मतलब ये था कि सारे धर्मों की जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करो, अच्छी बातों का ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अकबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आप सभी लोग देखेंगे, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो वो उसने मोरक्को को जीता था, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 66 है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। तो ये भी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जो अभिलेख हैं उससे जरूर आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये जो अभिलेख है, ये आप रुद्रदामन से संबंधित जो अभिलेख है वो गिरनार भी है और जूनागढ़ भी है, तो इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। हो सकता है एग्जाम में एक ही दिया रहा होगा, या तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हो डी की जगह दोनों, या ए और बी, तो इस तरीके से, यानी गिरनार और जूनागढ़ इसके दोनों राइट आंसर होंगे, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोग देख पाएंगे, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, यानी वो अंग्रेजों की कौन सी इन्फेंट्री थी जिसमें मंगल पांडे एक सिपाही के तौर पर थे। तो ये आप सभी लोग को बताना है। तो वो थी 34th यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कि जिसको बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता था, जिसके मंगल पांडे पैदल सिपाही थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी, तो वो थी 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी, तो ये डेट आप याद रख सकते हैं।
68 है क्वेश्चन नंबर, आप सभी लोग आंसर करेंगे। आपको बता दें बौद्ध संगीतियों से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। और आपको बता दें ये चारों बौद्ध संगीति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको याद करने का एक ट्रिक है अक अक, यानी पहला जो है अजातशत्रु, कालाशोक, तीसरी जो है अशोक, और चौथा जो है कनिष्क। तो यहाँ पे पूछा है चौथा, तो चौथा हो जाएगा कनिष्क। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं कि अजातशत्रु से स्टार्ट होकर कनिष्क तक जाएगा, और बीच में कालाशोक है, फिर अशोक तीसरा पे है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 69 एग्जाम में हमेशा स्वराज पार्टी से क्वेश्चन बन जाता है। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सी हो जाएगा CR दास, और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू जी का नाम भी आएगा इसमें, मोतीलाल नेहरू। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये दो नाम स्वराज पार्टी से संबंधित हैं, और आपके एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यहां पे आप देख पाएंगे सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है। जो आप लोग को मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, ये पॉलिटिकल साइंस में भी स्टार्टिंग में उन लोगों ने पढ़ा था, जो कि कॉमुनल जो एक तरीके से निर्वाचक मंडल की बात कही जाती है, और यहीं से माना जाता है हिंदू मुस्लिम के अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए। इसका जनक किसे माना जाता है, तो वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हमेशा आता है, इसलिए आप सभी लोग याद रखेंगे। और इससे, और लॉर्ड मिंटो ने इसको कब प्रेजेंट किया था, तो वही आपको मैंने बताया था 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सही है वो हमें बताना है। देखिए यहां पे लिखा है भारत परिषद नियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यानी यहां से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रारंभ हो गया था। मैंने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, यानी 1909 में क्या केंद्र में द्वैत शासन था, तो बिल्कुल नहीं, इसी में आया था सांप्रदायिक निर्वाचक की बात आई थी, और इसी को कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जैसा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है ये गलत है, क्योंकि ये 1909 में आया था, ये ऊपर वाले में इससे संबंधित है। प्रांतों में द्वैत शासन जो था वो 1919 में आया था, और केंद्र में द्वैत शासन जो है वो 1935 में आया था। राइट आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष चुनाव की जो परंपरा थी, यानी स्टार्ट हुआ वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ। तो ये आप लोग सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप सभी लोग बताएंगे कि वो नाम आप देख सकते हैं। इनका राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। और राष्ट्रीय ध्वज से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं रंगों से लेकर। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से या वर्ल्ड आप कह सकते हैं इवेंट से है। एक क्वेश्चन 6 अगस्त 1942 और 9 अगस्त 1945, सॉरी यहाँ पे 45 ही होगा, बस 3 दिनों का अंतर था, ये 42 नहीं, यहाँ पे 45 होगा, ये याद रखिएगा। क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम या एटम बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें परमाणु जब विस्फोट होता है तो विखंडन की अभिक्रिया होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से इसमें पूछा गया है। विखंडन में क्या होता है कि बड़े नाभिक जो है छोटे छोटे दो से अधिक नाभिकों में टूटते जाते हैं, 1 से 2, फिर 2 से 4, ऐसे इस तरीके से ये विखंडन का मतलब टूटने से है। 74 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहां आकर मिलती है, आपको ये बताना है। आपको ये भी बता दें कि एग्जाम में आपको ये बाइलिंगुअल मिलेगा, लेकिन जो पेपर अवेलेबल हो पाया हम लोगों के पास, जो कंटेंट अवेलेबल हो पाया वो हिंदी में ही है, इसलिए आप सभी लोगों को इसमें ही करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग पर आकर दोनों नदियां मिलती हैं, देवप्रयाग इनका संगम स्थान है।
इसलिए ये, और यहीं से मिलने के बाद इन दोनों नदियों का नाम जो है मतलब यहाँ से निकलती हैं तो गंगा नाम पड़ता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 आप देख सकते हैं, जकोटा त्रिकोण से संबंधित कौन सा देश है? तो जकोटा त्रिकोण से संबंधित जो देश है वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। ये आप सभी लोग इसको याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे संधियों से आएगा जैसे सार्क, एशियान, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है, यानी सही ढूंढना है। तो जैसे तमिलनाडु सलेम, दुर्गापुर उड़ीसा, भिलाई पश्चिम बंगाल, राउरकेला छत्तीसगढ़। तो इस्पात उद्योग जो है हैवी वर्क के लिए इसमें कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे उड़ीसा लिखा है तो ये गलत हो जाता है। राउरकेला जो है वो छत्तीसगढ़ में है तो ये तो सही है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है, मतलब ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे भिलाई लिखा है पश्चिम बंगाल, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु जो है वो सलेम, ये राइट आंसर होगा। 77 आप सभी लोग देख पाएंगे, निम्नलिखित को निम्न को सुमेलित करिए। आपको बता दें एग्जाम में आपके मैच द कॉलम से क्वेश्चन आते हैं, ये पिछली बार पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं काजीरंगा, बांधवगढ़, नंदन कानन और मेलघाट। तो सबसे पहले काजीरंगा आप सभी लोग जानते होंगे, ए का 2 हो जाता है। ए का 2 होते ही हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ए का 2 जो है यहाँ पे 2 जगह दिया है, लेकिन इस तरीके से एक और अगर कोई मैच करा लेंगे, जैसे यहाँ पे मेलघाट जो है महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन विल बी ए। ए जो हो जाएगा उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी का तीसरा, मध्य प्रदेश। नंदन कानन जो है ये यहाँ पे देख पाएंगे ये उड़ीसा में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। 78 क्वेश्चन देख सकते हैं, दूध सागर जल प्रपात जो प्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, यानी आप देख सकते हैं कि ये झरने की बात की जा रही है, गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, वो हो जाएगा ये गोवा के मांडवी नदी के तट पर स्थित है, यानी मांडवी नदी पर स्थित है। 79 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किसी कोयला खदान, कोयला क्षेत्रों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो धरातल से सटा हुआ मंडल होगा वही सबसे गर्म होगा, तो वो हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सॉरी, यहाँ पे आप कर देंगे इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ट्रोपोस्फेयर, जो कि माना जाता है 0 से लेकर 15 से 18 किलोमीटर तक। तो ये भी आपके एग्जाम में इसका क्षेत्र पूछा जाता है। 81 देखेंगे आप सभी लोग, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आता है, ये प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है, तो आप लोग वहां पे देख पाते होंगे। तो ये है सह्याद्री, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 आप सभी लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें गलत है। ये दर्रा दिए गए हैं, नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और डोम बोम बोमिंडला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से आपको दिए जाते हैं। और इसमें जो आपको पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, जो गलत होगा, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में ये सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है, चिपकिला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद आप सभी लोग देख पाएंगे, रंगीत नदी कहाँ बहती है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कोई स्पेसिफिक नदी का नाम दे देगा। आप पिछली बार देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रंगीत नदी जो है वो सिक्किम में बहती है, तो ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, कर्क रेखा से हमेशा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कर्क रेखा यहाँ पे देखिए लिखा है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो वो राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं, अब उन राज्यों को बताना है। थोड़ा सा आप पढ़े होंगे, प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कराया गया है कि ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे 8 नाम नहीं दिए गए हैं, इसमें आपको चूज करना होगा। तो देखिए महाराष्ट्र से होकर वो नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र यहाँ से ऐसे गलत हो गया। आंध्र प्रदेश में नहीं जाएगी,
उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे गुजरात लिखा है, तो गुजरात में भी आपको यही देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, गुजरात में एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, और लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वहां पे मणिपुर जो है इसमें नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है। हालांकि अगर बात की आठों राज्यों की, तब उसमें आप राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सारे आ जाएंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये याद रखिएगा, इसको लिख लेंगे आप सभी लोग। 85 देखेंगे, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, यानी उस पर कोई जजमेंट और उस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें ये चीजें गिवन है तो उस पर केस हो जाए या उस पर कोई इस तरीके की सुनवाई हो। आप सभी लोग पता है कि जो हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आप लोगों को संविधान के स्रोत में मैंने बताया था, पढ़ाया है बहुत ही डिटेल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 37, यानी स्टार्ट होते ही दूसरे अनुच्छेद में को डिटेल में बता दिया गया है कि ये न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद इसको किसी भी तरीके से न्यायालय में इसको दायर नहीं किया जा सकता है, इसके खिलाफ कुछ भी। 86 देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है। आपको बता दें, राज्य जैसे यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं लिखा है, दो तरीके से, एक जो सेंट्रल लेवल पे जितने भी आप कह सकते हैं इलेक्शन होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, और राज्य स्तरों पे जैसे पंचायती चुनाव और म्युनिसिपैलिटीज की चुनाव जो होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको पदच्युत यानी इनको पद से हटाने का काम जो है वो अधिकार राष्ट्रपति जी के हाथों में है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, यानी जिनका क्रम पहले रहा है वो पहले नाम आएगा और जिनका बाद में रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन, इसमें जो राइट आंसर होगा, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो 1974 से उनका कार्यकाल 1977 तक रहा है, यानी इंदिरा गांधी जी के समय टाइम। तो वो इसमें जो राइट आंसर होगा आप लोग देख पाएंगे, यानी यहाँ पे देखिए इसमें भी पहला है और इसमें भी, तीनों में पहला है, तो लास्ट में हमें देखना है। तो लास्ट में क्रम बीच में जो गड़बड़ होगा, इस एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि अली अहमद जी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर आर वेंकट रमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यहाँ पे देखिए ज्ञानी जैल सिंह को पहले ला दिया है। ऐसे भी क्रम आपके होंगे, जैसे इसमें राष्ट्रपति पूछा है तो हो सकता है एग्जाम में अगले बार प्रधानमंत्री से आ जाए, तो उसको एक बार आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, वो 3 बार है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। देखिए विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास यानी धर्म की आस्था, आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का कोई अधिकार की बात उद्देशिका में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 90 आप लोग देखिए, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है। आपके एग्जाम में समिति से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित समिति कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इन समितियों को देख लेंगे आप सभी लोग। तो इसमें जो पंचायती राज से संबंधित है वो है बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका गठन कब हुआ था, तो 1956 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, यानी राज्यों के मध्य जो है वो भी सीमा का निर्धारण हो उसके लिए किस समिति का गठन किया गया था। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, तो वो थे राजमन्नार आयोग, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 92 है, उद्देशिका में यानी इंडियन प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 42 यानी 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। आप सभी लोगों को बताया गया 1976 की ये घटना है, और उसमें कौन से वो शब्द जोड़े गए थे, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और उसके बाद एकता एवं अखंडता। तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पे अखंडता है और एकता और अखंडता दोनों वर्ड होगा, तो वो सटीक होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 जो है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार
पदच्युत किया जाता है, यानी हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। विधायिकी प्रक्रिया, न्यायिक, संसदीय या उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी नहीं होगा, यानी किसी जजमेंट से उनको नहीं हटाया जा सकता, इसलिए न्यायिक भी नहीं होगा, विधायी भी नहीं होगा। कोई एक सिर्फ विधेयक लाकर नहीं, बल्कि एक संसदीय प्रक्रिया होगी कि पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद उनको हटाया जाएगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी के बाद। क्वेश्चन नंबर 94 है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक यानी फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी जैसे एक केंद्र सरकार है, उसमें कई राज्य सरकारें हैं, तो ये जो है इसको संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आप सभी लोग पता है, वो है बरगद। आप लोग कभी कभी बच्चे क्या है गलती करते हैं, वो पीपल को करके आते हैं, तो वो गलत होगा। ऑप्शन सी जो होगा बरगद होगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पशु तो आप लोग जानते हैं, मोर जानते हैं, पुष्प, ये सारे थोड़ा सा आप लोग एक बार। राष्ट्रीय फल की बात की जाए, जैसे यहाँ पे वृक्ष है, फल की बात की जाए तो आम होगा, ये आम जो है राष्ट्रीय फल की बात की जा रही है। उसी तरीके से प्रतीक होगा तो अशोक स्तंभ होगा। ये आपके एग्जाम में आते हैं, इसको याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा की डॉल्फिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आते भी हैं। 97 देखिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चिली की चुकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी ये किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे टिन, कॉपर, लौह या गंधक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर, यानी ऑप्शन बी। ये चिली की जो ये खाने हैं ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। 98 है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन जुड़ी हैं? यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन को इन्होंने नेतृत्व किया था, वो है मेधा पाटेकर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर इसी में चिपको आंदोलन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पर्यावरण के खिलाफ आंदोलन है उसको एक बार आप लोग देख कर ही एग्जाम में जाएं। 99 देखेंगे, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ENSO का फुल फॉर्म है अल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन। आपको बता दें आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, अल नीनो जो है, अल नीनो ये क्या है? तो ये पेरू देश के निकट बहने वाली गर्म जलधारा है। आप ये भी याद रखिएगा, गर्म और ठंडी जलधारा से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जलधारा। और इस सेट में जो लास्ट जो 101 क्वेश्चन पूछा गया था, 100वां देख सकते हैं, यानी 50वां इस सेट में, यानी इस पार्ट में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? बहुत ही आसान प्रश्न था, वो है उत्तर प्रदेश में। आप सभी लोग को पता है उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ जनसंख्या थी, लगभग 20 करोड़। आप अगर एग्जैक्ट डेटा में देखें तो 19.9 करोड़ आएगा। और अगर बात की जाए तो ये पूरे देश की कितनी प्रतिशत थी? तो वो 16.5 थी। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपको बता दें ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी इसी सेट में इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश राइटर और उनकी बुक से रिलेटेड। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बाइलिंगुअल मिलते हैं। और इस क्लास और इस जो आप लोग प्रैक्टिस सेट देख पा रहे हैं, इसका PDF जो है वो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा और वो क्लास के कुछ देर बाद उसको डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 399 में। उसके लिए आपको यहाँ पे एक टाइटल स्क्रॉल हो रहा होगा, उस पर गिवन नंबर है हमारा ऑफिशियल, उस पर कांटेक्ट करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। आई होप आज की प्रैक्टिस सेट की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। और अगर किसी भी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट की क्लास या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें, हम लोग उस पर जल्द से जल्द क्लास लाने का काम करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।